मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज एक पत्र जारी किया गया है प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा। जी हाँ साथियों, शिक्षक चिकित्सा सहायता के लिए पत्र जारी किया गया है। काफ़ी समय से इस पत्र का इंतजार किया जा रहा था साथियों। शिक्षकों के कई सारे शिक्षक साथी हमारे जो है काल के शिकार हो रहे थे और चिकित्सा के अभाव में उनकी जानें जा रही थी। और कोविड के दौरान भी लगभग 100 के करीब में शिक्षक साथी की जान चली गई। और कई साथी आए दिन कभी दुर्भाग्यवश दुर्घटना या अन्य किसी बीमारी के शिकार होते रहते हैं और उनको समय पर सहायता नहीं मिल पाती है, जिस कारण से उन्हें मौत के मुंह पर जाना पड़ता है मजबूरन। तो देखते हैं क्या कुछ कहा गया है इस प्राथमिक शिक्षा निदेशक अरविंद कुमार वर्मा जी ने इस पत्र में क्या कुछ किया है। तो कितनी शिक्षकों को सहायता मिल रही है, सारे विभिन्न पहलुओं पर जो चिकित्सा सहायता के लिए जो फॉर्म जारी किया गया है उस फॉर्म को भी देखेंगे और क्या कुछ कहा गया है इस पत्र में, सारे पहलुओं को जानेंगे। तो आज का ये वीडियो यदि आप एक नियोजित शिक्षक हैं या एक कर्मचारी हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे। अब तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें साथियों के बीच और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे साथियों। जी हाँ साथियों, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा हमेशा आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता है और हमेशा आपको शिक्षा से संबंधित जो है अपडेट से जो है आपको रूबरू कराता रहता है और ताज़ा से ताज़ा अपडेट सबसे पहले लेकर के आता है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा। जी हाँ साथियों, तो चलते हैं, देर नहीं करते हैं और चलते हैं आज के अगले स्लाइड पर आपको ले जाने के लिए जो है साथियों हम सीधे आपको उस लिंक पर लेकर के चलेंगे जहाँ से ये पत्र जारी किया गया है। जी हाँ साथियों, शिक्षक चिकित्सा सहायता के लिए जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक का जो पत्र जारी किया गया है, सीधे उस लिंक पर हम लोग चलेंगे। तो हम लोग चलते हैं उस लिंक पर और देखते हैं क्या कुछ कहा गया है उस पत्र में। सीधे वहाँ उसी लिंक से ही आप लोग को लेके चलेंगे। तो हम लोग अब लिंक पर जाएंगे साथियों, तो देखते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। ये शिक्षा विभाग के जो चिकित्सा शिक्षा द्वारा जो ये पत्र जारी किया गया है उसमें क्या कुछ कहा गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं साथियों। तो यहाँ पर हम लोग लिंक की ओर जा रहे हैं साथियों। तो यहाँ पर लिंक जाने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, तो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग दूर करेंगे कठिनाई को और हम लोग देख लेंगे कि क्या कहा गया है। यहाँ पर अब आ गए हैं साथियों। तो यहाँ पर ये जो शिक्षा विभाग का जो ये पत्र जारी किया गया उस तक हम लोग पहुँच गए हैं साथियों। क्योंकि आपको ये लिंक खोल करके डायरेक्ट इसलिए दिखाने का प्रयास किया जाता है ताकि आपको ये पता चले कि आपको ये जो है ये पत्र सही है कि नहीं है, इस चीज़ की आपको जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर आप दिखाई पड़ रहा है कि जो विभाग के द्वारा जो है ये पत्र जारी हो चुका है। शिक्षक चिकित्सा सहायता के लिए फॉर्म हुआ जारी, प्राथमिक शिक्षा निदेशक अरविंद कुमार वर्मा ने जारी किया पत्र। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन में, शिक्षक चिकित्सा सहायता के लिए फॉर्म हुआ जारी, प्राथमिक शिक्षा निदेशक अरविंद कुमार वर्मा ने जारी किया पत्र। आगे क्या कहा गया है इस पत्र में, इसको भी देख लेते हैं साथियों। अभी हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर नीतीश कुमार का यहाँ पर तस्वीर डाला गया है साथियों। तो आप अपने स्क्रीन को, फ़ोन को हॉरिजेंटल कर लेंगे ताकि इस पत्र को, एक एक चीज़ को आप ठीक से पढ़ पाएँ और देख पाएँ। और यहाँ पर द स्मार्ट ज्ञान अड्डा के द्वारा आपको सारे बिंदुओं का सटीक विश्लेषण किया जाएगा साथियों। जी हाँ साथियों, देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान। जी हाँ, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान के अस्थायी समिति के दिनांक 10/10/2018 के बैठक के निर्णय लिया गया है कि शिक्षक कल्याण कोष से चिकित्सा सहायता हेतु आवेदन संबंधित विहित परिवर्तन संबंधित शिक्षक का ईमेल आईडी, फोन नंबर, बैंक खाता की विवरणी, बैंक का नाम, खाता संख्या, IFMC साक्ष्य के साथ अंकन किया जाए। तो जो है शिक्षक से संबंधित जो है ये 2018 का 10 अक्टूबर 2018 के बैठक के निर्णय के आलोक में ये फॉर्म जारी किया गया है साथियों। और शिक्षक से संबंधित सारे दस्तावेज जैसे ईमेल, फोन, बैंक अकाउंट और IFMS कोड, ये सारे उसको देना है। तथा प्रपत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी का क्या होगा, उनको अनुशंसा करवाना पड़ेगा शिक्षक को जिला शिक्षा पदाधिकारी से कि ये शिक्षक सच में बीमार है या सच में इनको चिकित्सा सहायता की जरूरत है। उक्त विहित प्रपत्र में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से भेजने का निर्णय लिया गया। जी हाँ साथियों, यहाँ पर जो भेजने वाले जो चैनल है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी को बनाया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उक्त विहित संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से भेजने का निर्णय लिया गया है। यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी अनुशंसा भी करेंगे और उसको फॉरवर्ड भी करेंगे। उक्त के आलोक में शिक्षक कल्याण कोष से चिकित्सा सहायता है तो आवेदन संबंधित विहित संशोधन किया गया है जिसकी छायापत्री संलग्न है। जी हाँ साथियों, जो संशोधन किया गया है आवेदन में क्या क्या कुछ डाला गया है नया, उसको देख लेते हैं कि क्या क्या संशोधन किया गया है और किस प्रकार से
शिक्षक जो है सहायता ले सकते हैं, कितनी सहायता मिलेगी जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और वो फॉर्म आपके बीच अब आने वाला है साथियों कि क्या कुछ कहा गया उस फॉर्म में आप देख लेंगे साथियों। यहाँ पर आंगनवाड़ी की 12वीं पास के लिए आंगनवाड़ी की भर्ती को दिखाया जा रहा है साथियों। इस समाचार पर हम लोग नहीं जाएंगे साथियों। राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान से जो है प्रतिष्ठान से जो है वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र के साथ भेजे गए जाने वाले ब्यौरे। जी हाँ साथियों, यहाँ उम्मीदवार का नाम है, यह अध्यापक हो सकता है या उसका आश्रित होता है, पूरा नाम लिखना, अस्थायी पता, पिन कोड लिखना है सहित अक्षरों में। यहाँ पर कैपिटल लेटर का भी यूज कर सकते हैं या हिंदी में भी लिख सकते हैं। मोबाइल नंबर देना है अध्यापक का, ईमेल आईडी देना है अध्यापक का। जी हाँ साथियों, आगे चलते हैं और एक एक पॉइंट को यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा साथियों। थोड़ी सी जो है टेक्निकल यहाँ पर दिक्कत आ गई है तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, इसको दूर कर लिया जाएगा साथियों। तो ये आ गया। जी हाँ साथियों, यहाँ पर थोड़ा सा क्लिक हो गया था इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी। तो ईमेल आईडी लिया जाएगा साथियों। ईमेल आईडी के बाद यहाँ पर जो है कॉलम है जन्म तिथि का, कॉलम है जन्म तिथि लिया जाएगा। उस अध्यापक का नाम जो संबंधित है अध्यापक के साथ आवेदक का संबंध। तो इसमें ये बताया जा रहा है साथियों कि अध्यापक के साथ आवेदक का संबंध, यानी आवेदक जो है अध्यापक के आश्रित भी हो सकते हैं। यदि आपकी पत्नी शिक्षक है या कोई पति शिक्षक है और या उनके पत्नी और पति दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र भी हो सकते हैं, यानी कि जो भी आश्रित हैं वो आवेदन कर सकते हैं चिकित्सा सहायता के लिए। ये देखते हैं कि इसमें मृत्यु के बाद का विवरण दिया गया है कि नहीं, उस अध्यापक का नाम जिसका वो संबंधित है। ये जिस तरह का कॉलम यहाँ कह रहा है इससे क्लियर हो रहा है कि वो यदि शिक्षक की मौत भी हो जाती है तो वो उनको कुछ वहाँ पर जो है अनुकंपा की राशि वहाँ मिल सकती है। अध्यापक के साथ आवेदक का संबंध, क्या अध्यापक सभी अभी जीवित है, हाँ या नहीं, यहाँ पर दिया गया है कॉलम की जीवित है कि नहीं है। यदि अध्यापक असक्षम है यानी कि वो हॉस्पिटलाइज है तो जो उनके आश्रित है उनको वो आवेदन देंगे, इसलिए ऐसा कॉलम दिया गया है साथियों। और यदि 7 कॉलम का उत्तर हाँ है तो बताए कि क्या अध्यापक नौकरी में है कि नहीं। यदि हाँ है यानी कि अध्यापक जीवित है तो वो नौकरी में अभी है कि नहीं, इसको बताना है साथियों। यदि उसके लिए अलग अलग प्रावधान होगा, हो सकता है शिक्षा विभाग के पास। यदि ऊपर के 7 का कॉलम हाँ में होता है यानी कि जीवित भी है और नौकरी में है तो उसका विवरण देना है साथियों। तो इससे क्लियर हो रहा है कि उसी शिक्षक को लाभ मिलेगा जो जीवित है और वो नौकरी में है, यानी कि मृत्यु के लिए ये लाभ नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बीमारी के इलाज के लिए, दुर्घटना के लिए या अन्य किसी भी बीमारी या अन्य किसी भी चिकित्सा के लिए ये इलाज दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, यदि वो जीवित है तो उस शिक्षक का विवरण देना है। निम्न प्रवर्त में जन्म तिथि और आयु देना है, काफी किस पद पर वो कार्यरत है देना है, जीवित पद का नाम देना है, उस संस्था का नाम देना है जिसमें नियुक्त है, किस संस्था में है, क्या सरकारी संस्था है या सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्था, मान्यता प्राप्त निजी संस्था। यहाँ पर मान्यता प्राप्त निजी संस्था के भी शिक्षक इसका लाभ से ले सकते हैं, या सरकार जिन संस्थाओं को सरकारी सहायता प्राप्त देती है वो भी इनका लाभ ले सकते हैं। ये बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है कि निजी विद्यालय जो मान्यता प्राप्त है वहाँ के भी शिक्षक इस जो है चिकित्सा सहायता का जो शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराई गई है उसका लाभ ले सकते हैं। जी हाँ साथियों, मासिक उपलब्धियाँ क्या है उनका, यानी कि उनको कितना सैलरी और कितना उसको भत्ते मिलते हैं, ये इस चीज़ का यहाँ डिटेल देना। नियुक्ति की तारीख और अध्यापक के रूप में आज तक की कुल अवधि, यानी कितना उन्होंने नौकरी कर लिया है, कई साल तक है, यह अस्थायी है या अर्ध अस्थायी है, किस तरह के वो फॉर्म में नौकरी कर रहे हैं, वो अस्थायी फॉर्म है या अस्थायी, क्या इस पद से पेंशन मिलती है हाँ या नहीं, पेंशन का भी जिक्र देना है साथियों। तो ये बहुत सारे कॉलम को सरकार ले रही है। यदि आप अध्यापक मृत्यु हो चुके हैं तो है या अब नौकरी में नहीं है तो उनकी पिछली नौकरी के बारे में निम्न ब्यौरा दीजिए। यदि मृत्यु हो चुकी है उस टीचर की या वो रिटायर हो चुके हैं तो उस विषय में यहाँ पर ब्यौरा माना जा रहा है, यानी कि रिटायर्ड टीचर को भी यहाँ पर लाभ मिलने की पूरी गुंजाइश है साथियों। तो मृत्यु के समय या नौकरी के समाप्ति के समय आयु कितनी थी, पिछला आखिरी पद क्या था, उस पद जिसमें वो आखिरी में काम कर रहे थे, यानी सबसे अंतिम रिटायरमेंट के समय या मृत्यु के समय किस पद पर वो काम कर रहे थे, क्या वो संस्था सरकारी सहायता प्राप्त संस्था या मान्यता प्राप्त निजी संस्था थी। फिर वही बात सरकारी संस्था को भी लाभ दिया जा रहा है, साथ ही साथ निजी संस्था को भी लाभ दिया जा रहा है। नौकरी में आने की तारीख पूछा जा रहा है कि कब वो नौकरी में आए थे, आखिरी नौकरी छोड़ने की तारीख का है, अध्यापक के रूप में कुल सेवा अवधि, पिछली नौकरी छोड़ने का कारण, किस कारण से उन्होंने नौकरी को छोड़ा, इसके बारे में भी बताना है। यदि नौकरी छोड़ते हैं तो निम्न रूप में कोई धनराशि स्वीकृत की गई थी, यदि हाँ तो कितनी, यानी कि कभी इस तरह का कोई आपने आवेदन किया हो और उसको उस संदर्भ में आपको कोई राशि मिली, चाहे पेंशन के रूप में या ग्रेजुइटी के रूप में या अनुग्रहपूर्व भुगतान किया गया, तो उसको बता देना है जोड़ करके। यदि तीनों मद में या 2 मद में भी मिला है तो बता देना है, या किसी मद में नहीं मिला है तो यहाँ पर नील हो जाएगा साथियों। पिछली नौकरी छूटने पर अध्यापक की मृत्यु, पिछली नौकरी छूटने पर अध्यापक की मृत्यु, जी हाँ साथियों, क्या कितना रुपया यहाँ बताया पर मिली रकम, जैसे यानी कि पिछली नौकरी छूटी तो क्या उनको राशि मिली, अंशदायी भविष्य निधि मिल रही थी, दूसरे
स्रोतों से जैसे अचल संपत्ति, पैसा लगाने आदि से मिलने वाली औसत आय यहाँ पर, यानी कि आय का आपको यहाँ पर विवरण देना है। पत्नी या अध्यापक या परिवार से अलग गृहस्थी न रखने वाले किसी अन्य सदस्य को कभी स्रोतों से होने वाली आय, यानी कि जो अध्यापक के आश्रित है उनको कितनी आमदनी हो रही है, उनका भी यहाँ पर आय का विवरण देना पड़ रहा है। साथियों, अध्यापक पर आश्रित उसके परिवार के सदस्यों के संबंध में विवरण दीजिए आवेदक सहित। कुछ यहाँ पर जो है उनके आश्रित का भी विवरण देना है, क्या क्या विवरण देना है। तो ये आश्रित का जो है रिश्ता क्या है उनके साथ, उनका क्रम संख्या में नाम क्या है, कितने आश्रित हैं, 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। व्यावसायिक आय यदि है तो, यानी कि कोई सैलरी या कोई व्यवसाय या कोई इनकम कर रहे हैं उनके आश्रित, तो वित्तीय सहायता मांगने के उद्देश्य के कारण, यहाँ पर वित्तीय सहायता मांगने का क्या उद्देश्य है, यानी कि आपकी जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है या तब मांग रहे हैं, और आप यदि दयनीय नहीं है तो सरकार उस पर हो सकता है विचार नहीं करे, जिसके कारण की मांग करनी पड़े साक्ष्य एवं अभिश्रव के साथ। यानी कि यहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा कि आप आर्थिक रूप से असक्षम है, तभी सरकार आपको ये देगी। तो यहाँ पर जो ऊपर को जो बताया गया था आय से संबंधित जो कॉलम थे उसमें आपका जो है मिनिमम आय आएगा, या बीपीएल के नीचे आपका परिवार है तो आपको आसानी से मिल जाएगा, या आपकी परिवार की माली हालत काफ़ी कम है, अचल संपत्ति आपके पास नहीं है तो आपको आसानी से मिलेगी। आवश्यक वित्तीय सहायता की राशि एक मुश्त रुपये में या आवर्ती कितनी अवधि के लिए, यानी कि आपको एक मुश्त चाहिए या आपको पार्ट बाय पार्ट चाहिए। अध्यापक के बैंक खाता की विवरणी देना है, बैंक का नाम देना है, खाता संख्या देना है, आईएफएमएस कोड देना है, प्रमाण पत्र को दिया जाने वाला एक आवेदक द्वारा दिया जाने वाला एक प्रमाण पत्र देना है। मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सही है। मैं समझता हूं कि ये डिक्लेरेशन हो रहा है, किसी के द्वारा गलत सिद्ध होने पर मेरी विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान इस संबंध में उचित समझे, यानी कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन ऊपर के फॉर्मेट में दे रहा हूं तो राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान मेरे ऊपर में कार्रवाई कर सकती है। प्लेस देना है, दिनांक देना है, आवेदक का हस्ताक्षर देना है, और यहाँ पर प्रमाण पत्र 2 उस संस्था के प्रधान के द्वारा, यहाँ पर संस्था होगा साथियों, संख्या नहीं होगा, संस्था के प्रधान के द्वारा दिया जाए जिसमें अध्यापक काम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आपके संस्था के प्रधान को यहाँ पर जो है ये आवेदन देना है साथियों। तो प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ने अध्यापक की सेवाओं के जो विवरण दिए हैं वो सही है। प्रमाणित किया जाता है कि अध्यापक ने संपूर्ण सेवा काल में आचरण और कर्तव्यनिष्ठा का लगातार उत्तम स्तर रखा है। ये आपको हेडमास्टर आपके संस्थान के ये प्रमाण पत्र देंगे, और उपरोक्त सभी कंडिकाओं को देखा गया और कॉलम खाली नहीं छोड़ा गया है या स्थान पर लागू नहीं अंकित किया गया है। इस बात से संतुष्ट लिया जाता है कि संस्थान अस्पताल जहां चिकित्सा सुविधा प्रदान की वो राज्य सरकार एवं CGHS से मान्यता प्राप्त है। जी हाँ साथियों, इसके पर भी आपको सारे कॉलम स्थान कार्यालय भर देना है, और उसके बाद जो है इस प्रमाण पत्र को जो जिम्मेदार नागरिकों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और ये होने वाले जिनमें आवेदक यह प्रमाण पत्र स्थानीय पंचायत के 2 सदस्य से संघीय सांसद या केंद्र सरकार के राजपत्रित कर्मचारियों के प्राप्त किया जा सकता है। यह प्रमाणित करते हैं कि आवेदक व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि और उनकी वित्तीय स्थिति और दूसरी परिस्थितियों के संबंध में व्यक्तिगत ज्ञान के आधार को जरूरतों को मदद के लिए किए गए दावे की यथार्थता की पुष्टि कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, आवेदक हम में से किसी का भी संबंधित नहीं है साथियों। तो ये जो संस्थान आपको फॉरवर्ड करेगा आपके एप्लीकेशन को, उनसे आपका कोई रिलेशन नहीं है, उनको बताना पड़ेगा साथियों। यहाँ पर आपको बहुत सिंपल सा है, स्थान नाम आदि को देना है, और जिला शिक्षा पदाधिकारी की यहाँ पर अंतिम 21 नंबर कॉलम में अनुशंसा हो जाएगी और वो सिग्नेचर कर देंगे। इस प्रकार जो अमाउंट आपने भरा है ऊपर के कॉलम में, उस अमाउंट के लिए आप क्या हो जाएंगे, लेने के लिए आप हकदार हो जाएंगे साथियों। तो इसके साथ ये जो है हमारे जो भी शिक्षक जो बीमार पड़ जाते हैं या किसी कारण से उन्हें चिकित्सा सहायता नहीं मिल पाती है, या उन्हें चिकित्सा सहायता चाहे, ऐसे शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है साथियों, कि वो अब जो है सरकार से जो है लाभ के लिए सरकार से जो है वो चिकित्सा सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं साथियों। तो वीडियो यदि पसंद आया वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे साथियों। और इसी के साथ आज से आपसे इस अंक से विदा लेते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। फिर एक बार अच्छे संकलन के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। धन्यवाद।